गले के कैंसर या थ्रोट कैंसर से रिलेटेड अगर कोई लक्षण हमें दिखते हैं और हम अपने डॉक्टर के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वो उसकी जांच प्रॉपर तरीके से करते हैं। उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं और इसकी कंफर्म डायग्नोसिस देते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली ही इसका जो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट किया जाता है। उसके हिसाब से उसका डिसीजन मेकिंग प्लान आउट किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो इसके लक्षण होते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, तो अकॉर्डिंगली जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। क्योंकि ये गले का कैंसर है तो गले के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसको देखने के लिए उसका जो क्लोज व्यू है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपके डॉक्टर एंडोस्कोपी कर सकते हैं, लैरिंजोस्कोपी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का वो डिटेल व्यू लेना चाहते हैं। तो इसके द्वारा जो एंडोस्कोपी है, लैरिंगोस्कोपी है, उसके द्वारा जो डिटेल जो जानकारी होती है, कोई एबनॉर्मेलिटी उसके सेल्स में आई है या नहीं आई है, गले की जो लाइनिंग कर रहे हैं, जो वॉइस बॉक्स है, जो गला है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपके डॉक्टर लेते हैं। साथ ही साथ एंडोस्कोपी और लैरिंगोस्कोपी के दौरान अगर आपके डॉक्टर को कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है तो उसके लिए वो किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वहाँ से थोड़ा सा जो सेल्स होते हैं वो रिमूव करते हैं, मतलब कि वहाँ की बायोप्सी करते हैं, ताकि जो वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी फर्दर जांच की जा सके और कंफर्म किया जा सके कि क्या ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, क्या ये कैंसरस सेल ग्रोथ है। और साथ ही साथ क्योंकि जो गले का कैंसर है इसमें जो HPV और ABV वायरस होते हैं, इनका भी रोल होता है, तो उसके लिए भी इन सेल्स को जांचा जाता है। साथ ही साथ और भी जो रिलेटेड इमेजिंग टेस्ट होते हैं और भी जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लाइक एक्सरेज हैं, CT है, MRI है, PET है, तो अगर इनकी भी ज़रूरत होती है, आपको डॉक्टर को लगता है कि इसकी भी ज़रूरत है फर्दर और हमें डिटेल्ड जानकारी जो गले का पूरा रीजन है उसके बारे में चाहिए, उसके सेल्स के बारे में और जानकारी चाहिए, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ सेल ग्रोथ है और कैंसरस ग्रोथ है, तो उसका साइज़ एंड शेप एंड स्ट्रक्चर जांचने के लिए इन सारे इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली ये भी आपके डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक बारी जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ गले का कैंसर प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंगली इसकी फिर स्टेजिंग की जाती है ताकि इसका एक्सटेंट पता चल सके। 1 to 4 के बीच में इसकी स्टेजिंग होती है। 1 दैट मीन्स कि जो कैंसर है वो गले में ही प्रेजेंट है, कन्फाइंड है उस एरिया में, और 4 जो कि सबसे एडवांस स्टेज होता है, यहाँ पे होता है कि इसकी मेटास्टेसिस हो गई, दूसरे ऑर्गन्स में भी इन्वेड कर गया है, जो कि सबसे कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टेज नहीं होता है अगर हम प्रोग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ट्रीटमेंट के आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो इसीलिए अगर कोई भी लक्षण हमें महसूस होते हैं, ना सिर्फ इस बीमारी से, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारे शरीर में कुछ भी डेविएशन नॉर्मल से नज़र आता है, कुछ भी एबनॉर्मल नज़र आता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी एबनॉर्मल साइन सिम्टम को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि कोई भी अगर तकलीफ़, बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका टाइमली मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो फर्दर जो प्रॉब्लम्स होती है उससे हम अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का जो कैंसर है किस जगह पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है, कि टाइप ऑफ कैंसर क्या है, साथ ही साथ स्टेजिंग, उसकी जो एक्सटेंट है वो कितना है, किस स्टेज का कैंसर है, क्या उसका एक्सटेंट है, कितनी ग्रोथ हुई है, क्या सिवियरिटी है उसकी, क्या वो सिर्फ गले तक कन्फाइंड है, क्या वो दूसरे ऑर्गन्स के तरफ भी इन्वेट कर गया है। साथ ही साथ जो पेशेंट है उसका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है, कोई और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन साथ में, कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है पेशेंट की यानी, एंड उसके बाद में पेशेंट की अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और ट्रीटमेंट से, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर जो हम फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो इसके पहले ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके डॉक्टर आपकी इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी की तरह से लेते हैं। और जो बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है आपकी ओवरऑल कंडीशन को लेकर, वही ही परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी की। इसमें जो होता है हाई एनर्जी बीम्स होते हैं जिसको कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए दिया जाता है। एक्सरेज हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनके थ्रू इन हाई एनर्जी बीम्स को दिया जाता है। ये एज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन के तौर पे भी दिए जा सकते हैं, या फिर जो स्मॉल रेडिएशन सीड्स और वायर्स होते हैं उनके द्वारा भी ये रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अगर जो गले का कैंसर अगर छोटा है, लिम्फ नोड्स में इन्वेड नहीं किया है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया है, छोटा है साइज़ में, तो जो रेडिएशन थेरेपी है शायद ये इसके ही इस्तेमाल से जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाता है और यही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी होता है।
लेकिन अगर ये जो कैंसर है और ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ये आगे और इन्वेड कर जाता है लिम्फ नोड्स में, तो उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी को भी कंबाइन करना पड़ सकता है, सर्जरी को भी उसके साथ में ऐड करना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्या ओवरऑल जो कैंसर की कंडीशन है वो क्या है, उसकी सिवियरिटी क्या है, बेसिकली उसी हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं सर्जिकल जो ऑप्शंस है, तो वो भी डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है कैंसर की, उसी हिसाब से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो अगर जो कैंसर का साइज़ है वो छोटा है और लिम्फ नोड्स में इन्वेड नहीं किया, वहाँ पे स्प्रेड नहीं किया है, तो हो सकता है कि एंडोस्कोपी के द्वारा ही कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को आपके डॉक्टर या फिर लेज़र को उसके द्वारा ही अंदर ले जाएं और जहाँ पे वो कैंसरस ग्रोथ है उसको रिमूव करें, स्क्रैप करें और इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी छोटा साइज़ होता है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, उस तरीके से छोटे से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। देन अगर वॉइस बॉक्स में ये स्प्रेड कर गया है तो उसका एक छोटा पोर्शन जहाँ पे है, बाकी पूरे वॉइस बॉक्स को छोड़ते हुए छोटे पोर्शन को लैरिंग्स के जो कैंसर का ग्रोथ है उसको रिमूव किया जाता है। यहाँ पे आपकी जो बोलने की एबिलिटी है वो प्रिजर्व्ड रहती है। देन एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर ये पूरे वॉइस बॉक्स को कवर कर लेता है तो उस हिसाब से पूरे वॉइस बॉक्स को रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद जो विंड पाइप होता है उसको दूसरे एक होल से अटैच किया जाता है ताकि आपकी जो ब्रीदिंग की एबिलिटी है वो बनी रहे। साथ ही साथ जो बोलने की एबिलिटी है, जो स्पीच की एबिलिटी है, उसके लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं जिसके बारे में आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि विदाउट वॉइस बॉक्स किस तरीके से जो बोलने की एबिलिटी है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर ये थ्रोट में ज़्यादा वो हो जाता है तो थ्रोट के पोर्शन को भी सर्जिकली रिमूव किया जाता है, मैक्सिमम पोर्शन को प्रिजर्व किया जाता है और किस तरीके से आप खाने को प्रॉपर्ली स्वallow करते हैं उसके लिए वहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। साथ ही साथ जहाँ पे ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड कर जाते हैं तो जो उसके आसपास के लिम्फ नोड्स हैं उनको भी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, ये जितने भी सर्जरीज हैं इन सब में और भी कई सारे रिकंस्ट्रक्टिव रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर परफॉर्म करते हैं ताकि जो स्वैलो करने की, आपके खाना टकने की एबिलिटी है वो प्रिजर्व हो सके, जो स्पीच की एबिलिटी है वो प्रिजर्व हो सके। तो अकॉर्डिंगली बहुत सारे इसके तरीके हैं रिपेयर के और रिकंस्ट्रक्शन के जो आपके डॉक्टर आपके सर्जरी के हिसाब से उसके बाद में डिसाइड करते हैं और उसको उस तरह से ही फर्दर प्रिवेंट किया जाता है। जो भी लॉस हुआ है उसको प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। उसके बाद कीमोथेरेपीज़ होते हैं। कीमोथेरेपीज़ जो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको खानी होती हैं ओरली या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म्स में हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की कीमोथेरेपी दी जा रही है। ये जो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इसको मैंने पहले ही बताया था कि ये कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और अलग से भी मतलब कि सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। कीमोथेरेपी को यूजली आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट, जिस तरीके की पेशेंट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो आपका जो ओवरऑल कंडीशन है, किस तरीके के इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करके ही एज़ अ सिंगल ट्रीटमेंट ऑप्शन या एज़ अ कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है। उसके अलावा टारगेटेड ड्रग थेरेपीज़ होती हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ होती हैं, इनको भी प्रोवाइड किया जाता है। टारगेटेड ड्रग थेरेपी में जो भी एक वीकेंड स्पॉट होता है कैंसरस सेल को, उसको टारगेट किया जाता है और इस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि जो एक वीक स्पॉट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको किल किया जाए। उसी तरह से इम्यूनोथेरेपी में हम अपने इम्यून सिस्टम को यूज़ करते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाइड करते हैं, मास्क करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से जो कैंसरस सेल्स हैं, तो उनके साथ में इंटरफेयर करती हैं दवाइयाँ और फर्दर जो सेल्स होते हैं उनको किल करने में, कैंसर सेल को किल करने में मदद करती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जैसे कि गले का ये सर्जरी है, जो सर्जिकल ऑप्शंस थे वहाँ पे गले की सर्जरी हो रही है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसके लिए आपको उन रिहैबिलिटेशन के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि अगर वहाँ पे ट्रैकेक्टमी हुआ है तो जो होल क्रिएट हुआ, जो स्ट्रोमा क्रिएट हुआ है, उसकी देखभाल करनी होती है। जो ईटिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं या फिर स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए आपको मदद करेंगे। बोलने में जो समस्या आने लगती है, जो स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो पेन एंड डिस्कम्फ़र्ट इसके साथ जुड़ा होता है, उसकी रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। आपके डॉक्टर इसके लिए आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और इसमें अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर से
पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और जब भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो पोटेंशियल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमेशा आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं बिफोर ट्रीटमेंट। उसके बाद में आता है पैलिएटिव या सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट और केयर होता है जो कि हम मेन ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके साथ में इसको प्रोवाइड करते हैं। आपका जो पेन है, डिस्कम्फर्ट है, अनईजीनेस उसके साथ में जो आ जाता है, उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, जो और इलनेस है आपके कैंसर ट्रीटमेंट के साथ, उसको हील करने के लिए ये जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो साथ में आपको दर्द हो रही है और बाकी तकलीफ़ें हैं उससे आपको छुटकारा मिल सके या एटलीस्ट वो मिनिमाइज़ हो सके और जो पेशेंट है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। जहाँ पे पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हमेशा देखा जाता है कि पेशेंट के हील होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉजिटिवली वो अपने हेल्थ के बारे में सोचता है और जो हीलिंग प्रोसेस है काफ़ी जल्दी वो होता है और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है जो ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हमने बात किया गले के कैंसर के लिए जो किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, कंफर्म किया जाता है और किस तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए मौजूद हैं और कैसे इसको डिसाइड किया जाता है। इससे जुड़े और भी कुछ सुझाव हैं या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। इससे जुड़ा वीडियो जिसमें कि इसके लक्षणों के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया, उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।